नमस्कार। तीसरी बार मोदी सरकार आ चुकी है और मोदी सरकार के द्वारा अगले साल का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है कि वो सरकारें कहां से किस प्रकार पैसा कमाएंगी और किस प्रकार उस पैसे को अगले सालों में खर्च करेगी। और इस मास्टर प्लान का एक साफ झलक 23 जुलाई को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा आपको 2024-25 के बजट में दे दिया गया है। इस बजट को देश के डेवलपमेंट से रिलेट करके तो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, पर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खोलने आया हूं। लग्जरी की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो चीज आपको जिंदा रहने के लिए बेसिक नीड है, उन चीजों पर भी सरकार के द्वारा भरपूर मात्रा में टैक्स लगाया जा रहा है और उस टैक्स के माध्यम से आपसे बहुत ही बड़ा रकम वसूली किया जा रहा है। इस पूरी वीडियो से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको इस देश में बस जिंदा रहना है तो आपको उस जिंदा रहने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए हम अपने हंसी खुशी चुने गए सरकारों के द्वारा हमें रुलाकर लिए गए जा रहे टैक्स की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पे इस बजट को समझे तो कैपिटल गेन टैक्स में कुछ बदलाव किया गया है। आम भाषा में समझे तो कैपिटल गेन टैक्स आपके पैसे से कमाए गए पैसे के ऊपर लगता है, चाहे आप वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा रहे हो, चाहे किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाकर अपने पैसे से आप पैसा कमा रहे हो। कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार के होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट की बुकिंग एक साल के अंदर ही कर लेते हैं। जैसे अगर आप इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो अगर किसी कंपनी के शेयर में आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है और अगले एक साल के अंदर ही आप उस शेयर को बेचकर अपना मुनाफा बुक कर लेते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो उसके ऊपर लगाया गया टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को एक साल से अधिक के लिए होल्ड करते हैं और अगर उसे एक साल के बाद सेल करके उसे प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा सरकार के द्वारा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदते हैं और 150 रुपये में उसे एक साल के अंदर बेच देते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, जो कि पहले 15% था और अब नए बजट में अनाउंस किया गया है कि उस टैक्स को बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया गया है। अगर आप उस 100 रुपये के शेयर को 150 में बेचते हैं तो आपको मुनाफा 50 रुपये के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उसी शेयर को एक साल से ऊपर के लिए होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। जैसे कि आपने एक शेयर 100 रुपये का लिया और अगले 2 साल में वो शेयर डबल हो गया, उसकी वैल्यूएशन 200 हो गई। अगर आप उस वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपना वो 100 रुपये का मुनाफा लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा, जो कि पहले 10% था और अब 12.5% टैक्स लगाया जाएगा। जहाँ आपकी प्रॉफिट 100 रुपये की है तो उसमें से 12.5 रुपया आपको सरकार को डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के थ्रू देना पड़ेगा। और भी कई तरह की टैक्सें हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में और शेयर मार्केट में देनी पड़ती है, जैसे एक्सचेंज टैक्स, जीएसटी, सेबी चार्जेज, स्टैम्प ड्यूटी और कई तरह के आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ये तो बातें हुई फाइनेंशियल मार्केट की, पर नॉन फाइनेंशियल मार्केट में भी सरकार के द्वारा बहुत बड़ा गेम किया गया है। नॉन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई भी लैंड, कोई भी प्रॉपर्टी और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान आ सकता है। नॉन फाइनेंशियल मार्केट में सरकार के द्वारा पहले जो 20% टैक्स लिया जाता था उसे कम करके 12.5% कर दिया गया है, जो कि अगर आप इसे समझ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सरकार के द्वारा लोगों को राहत दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी टैक्स रिजीम के नीचे एक छोटा सा वर्ड ऐड किया गया है कि इंडेक्सेशन की बेनिफिट को हम खत्म करते हैं। इंडेक्सेशन को सिंपली भाषा में समझने के लिए हमें CII के डाटा को ध्यान देना होगा। CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक आंकड़ा हर साल इनकम टैक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। CII का आंकड़ा देश में चल रहे इन्फ्लेशन को देखकर डिसाइड किया जाता है। जैसे हर साल कितना इन्फ्लेशन देश में इंक्रीज किया जा रहा है, उसके हिसाब से हर साल उस डाटा को, CII के डाटा को बढ़ाया जाता है। अब इस इंडेक्सेशन से किसी प्रॉपर्टी और किसी लैंड पे क्या असर पड़ता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्सेशन को सिंपल भाषा में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को 10 साल पहले 10 लाख में लिया था, अगर आज उस प्रॉपर्टी का कीमत 30 लाख हो चुका है तो इंडेक्सेशन उस समय से आज तक के बीच के जो कमाई गई प्रॉफिट है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उसकी वैल्यू निकालता था। लेकिन आज सरकार के द्वारा इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया गया है। उसी अगर आपने जो 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसका वैल्यू 30 लाख हो चुका है, तो सरकार के द्वारा उस 20 लाख जो आपने कमाया है उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, न कि आपको उस 20 लाख को इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा। जो महंगाई हमारे देश में बढ़ी है, जो 10 लाख का वैल्यू पहले था वो आज नहीं है, उसे एडजस्ट कर किए बिना हमें पूरे तौर पे 20 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमारे देश में कितने लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे? मात्र 1.6% लोग।
क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि उस 1.6% इनकम टैक्स भरने वाले लोगों से देश में वसूले गए टैक्स का कितना बड़ा पार्ट वसूला जाता है? वो है 27.4%। अगर हमारी सरकार 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 27.4 रुपया वो 1.6% इनकम टैक्स भरने वाले लोगों से लेती है। यह आंकड़ा इतना भयावह आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इंडिया के लगभग 50% लोग डायरेक्टली रूप से एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड है और इनकम टैक्स के रूल्स के अनुसार एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी के कारण मेजोरिटी लोग इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं। इस डाटा को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे देश के छोटे किसानों की कमाई कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। इसका भरपूर फायदा बड़े बड़े फार्मर और बड़े बड़े फार्मिंग कंपनी के द्वारा उठाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत सरकार 0.04% बड़े बड़े फार्मर और बड़े बड़े फार्मिंग कंपनी के ऊपर अगर टैक्स लगाती है तो उससे सरकार को हर साल 50,000 करोड़ का मुनाफा होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है जिससे बड़े मात्रा के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसपे हम कभी और चर्चा करेंगे। इस टैक्स की जाल में सरकार ने कॉर्पोरेट को भी नहीं छोड़ा है क्योंकि इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है वो यूएई और सिंगापुर के कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 25% से 30% तक लगाया जाता है। उसके ऊपर से सरकारें लगभग 7% तक का सेस टैक्स अलग से उछलती है। वहीं अगर इस कॉर्पोरेट टैक्स को सिंगापुर से कंपेयर किया जाए तो सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स महज 17% है और यूएई में वही कॉर्पोरेट टैक्स महज 9% है। ऊपर से अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर काम करना चाहती है तो उस बाहर से आए कंपनी के ऊपर 40% तक का कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। इससे बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर काम करना ही नहीं चाहती है। उल्टा हमारे देश की कंपनियां सिंगापुर और दुबई शिफ्ट हो रही है जिससे वो टैक्स के इस जाल से बच सके। एक डाटा के अनुसार दुबई के टॉप 100 स्टार्टअप में से 30 स्टार्टअप का फाउंडर इंडियन है। अगर इसी डाटा को सिंगापुर से कंपेयर किया जाए तो पिछले 20 सालों में 8,000 से ज़्यादा इंडियन कंपनियां सिंगापुर में लिस्ट हुई है। चलिए, अगर आप इस सभी टैक्स को देने के बाद भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर उस ज़िंदगी जीने के लिए मुंबई शिफ्ट होते हैं तो मुंबई में एक घर खरीदने के लिए अगर आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उस 1 करोड़ में से लगभग 50% सरकार टैक्स के तौर पे ले लेगी, जिसमें उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन चार्ज, उसकी स्टाम्प ड्यूटी, उसकी जीएसटी, उसकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टैक्स, उसकी 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सभी देने के बाद लगभग उस 1 करोड़ का 50% सरकार आपसे टैक्स के तौर पे उछल लेगी। चलिए, अगर आप फिर भी मुंबई में घर अफोर्ड कर लेते हैं, अगर मुंबई में घर ले लेते हैं तो आपको चलने के लिए एक गाड़ी चाहिए। अगर वो गाड़ी लेने जाते हैं तो उस पर 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद कार का रजिस्ट्रेशन टैक्स अलग देना पड़ेगा, कार का इंश्योरेंस टैक्स अलग 18% जीएसटी लगता है, वो भी देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स अलग देना पड़ेगा, लग्जरी टैक्स उसको अलग देना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक गाड़ी भी ले लिया तो उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालेंगे, उस पेट्रोल डालने पे आपको वैट अलग से देना पड़ेगा। अगर उस गाड़ी को लेकर अगर आप हाईवे पे निकल गए तो उस पर आपको टोल टैक्स अलग से देना पड़ेगा, जो कि पिछले महीने ही 5% से बढ़ा दिया गया है। फिर भी अगर आप इतना हिम्मत करके ये सभी टैक्स देकर गाड़ी को लेकर रोड पर निकलते हैं तो आपने गाड़ी का तो इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन रोड पे कोई एक्सीडेंट हो सकती है। इसके लिए अगर आप अपना हेल्थ का भी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके ऊपर भी 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। अगर घर और गाड़ी लेने के बाद अगर आपका मन आगे का पढ़ाई का हो गया तो अगर आप किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर इतना टैक्स का जाल सुन के अगर आपका सर दर्द हो गया हो तो आपको अगर पैरासीटामोल लेना पड़ेगा, उस पैरासीटामोल के ऊपर भी 8% मेडिकल टैक्स देना पड़ेगा। इतना टैक्स पे करने के लिए अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान हमें कोई लॉटरी लगा दे जिससे हम ये टैक्स पूरा कर ले, तो अगर आपको लॉटरी भी लगती है तो उस लॉटरी के ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस टैक्स का माया जाल सुन के आपको ऐसा लग रहा हो कि इस ज़िंदगी से बढ़िया तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर देते हैं, तो आपको ध्यान रहे कि इस ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए भी आपको कफन के ऊपर भी 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार के द्वारा इतना टैक्स लगाया जा रहा है तो हम आज से अपनी टैक्स की चोरी शुरू कर दें। हमें बस सरकार से अकाउंटेबिलिटी के साथ वो पूछने की ज़रूरत है कि हमारे इस टैक्स की पैसा को कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है और किस प्रकार से उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और उस लिए गए टैक्स से हमें क्या मुनाफा हो रहा है, हमें आप उस टैक्स से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूछने की ज़रूरत है। सरकार से ये खुलकर पूछें और अपने हक की रक्षा खुलकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।